मंच पर अनिल रतूड़ी जी हैं, कृपा नौटियाल जी हैं, अमित श्रीवास्तव जी हैं। इतना समृद्ध मंच है और तीनों का संबंध उत्तराखंड की ज़मीन से है और तीनों अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं और साथ साथ लिख पढ़ भी रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि आप काम करते करते उन शब्दों की तरफ भी जाएं जो शब्द आपको मानव बनने में सहूलियत पैदा करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये तीनों अपनी अपनी सेवाओं के साथ साथ साहित्य के साथ भी जुड़े हुए हैं, लेखन के साथ भी जुड़े हुए हैं। अनिल रतूड़ी जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। खाकी में स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ जैसे शब्द का इस्तेमाल खाकी के साथ जब जुड़ता है तो ये जाता है, एक एक सोच में ये भी आता है कि क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चेतावनी की तरह है या एक तरीके की सीख की तरह है कि नहीं, आपको स्थित भी रहना है और प्रज्ञ भी रहना है। यानी वो क्या चीज़ें रही होंगी जिसने आपको प्रेरित किया होगा कि खाकी में हम स्थित भी रह सकते हैं और प्रज्ञ भी रह सकते हैं। धन्यवाद। आपका प्रश्न, सबसे पहले आप सब देवियों सज्जनों प्रणाम आपको। समय कम है इसलिए मैं तुरंत विषय पर आ जाऊंगा। आपने जो स्थित प्रज्ञ, बेसिकली शीर्षक के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो खाकी क्या है ये तो बताने की ज़रूरत किसी को है नहीं कि मैं वर्दी में था और उसके बारे में संस्मरण लिखे गए हैं। स्थित प्रज्ञ का प्रयोग क्यों किया गया, करना चाहिए, उसका क्या वो कोई चेतावनी है? ऐसा कदाचित बिल्कुल नहीं, कोई चेतावनी नहीं है। वो व्यक्तिगत संस्मरण है पुस्तक में, जो खाकी के दरमियान एक प्रकार से अनुभव किए गए, या जो उनसे अनुभूतियाँ हुई, जो अनुभव मैंने एकत्रित किए। अब स्थित प्रज्ञ के विषय में आप सब विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ कि क्या लक्षण है और क्या होना चाहिए। अगर जो हम कहें तो भारत की जो समग्र मैं कहूँगा दर्शन, मूल्य, विचार, और अगर जो हम कहें अंग्रेजी में ऑन्टोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी, वो सारी जो मानव की और इस संसार से जो तारतम्य है, जो उससे संदर्भ में जो वेद में आया है, उसका निचोड़ उपनिषद में है, जो वेदांत में है। और वेदांत का एक प्रकार से जो निचोड़ है वो गीता में है। और गीता को अगर जो हम उसको डिस्टिल करें तो वो स्थित प्रज्ञ में रुकता है आके। तो वो एक मानव जाति के लिए आदर्श है कि जो संसार में जो एडवर्सिटी है, चुनौतियां हैं, कष्ट है, इस जीवन को भोगने में दोनों चीज़ें हैं, कांटे भी हैं, फूल भी हैं। तो कांटों को झेलते हुए फूल पर केंद्रित रहना और बिना विचलित हुए काम करना, ये एक आदर्श है जो संभवतः अर्जुन के लिए भी चुनौती थी। तो अनिल रतूड़ी तो एक बहुत ही मैं कहूँगा नगण्य व्यक्तित्व है, लेकिन वो आदर्श अपने समक्ष रखना, उस संबंध में चैतन्य उत्पन्न होना, वो मेरे ख्याल से, जैसा आपने शुरू में अपने कहा कि मानव निरंतर अपने आप को बेहतर मानव बनाने की ओर विकसित होने का प्रयास करता रहे, मेरे ख्याल से उसी दिशा में ये मैंने टाइटल रखा था। बहुत बहुत धन्यवाद। नौटियाल जी, जौनसारी ट्राइब पर आपका एक काम है ना? जैसा उन्होंने कहा कि मानव निरंतर अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करता रहे। मैं ख़ास तौर पर इस जनजाति के बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें बता पाएँ। एक तो जौनसार क्षेत्र से आप आते हैं, जौनसारी जनजाति पर आपने प्रॉपर काम किया है, काफ़ी समय उसमें लगा होगा शोध करने में। कोई ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र का नहीं है, अगर उसको समझना हो, किस तरह से समझेगा, खासतौर पर जौनसारी के बारे में? थैंक यू अंजुम जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इनफैक्ट अगर एंथ्रोपोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो यही बताता है कि एक तो बाहर का जो इंसान है वो उस समाज को कैसे देखता है और वो समाज अपने आप को
दुनिया को कैसे दिखाना चाहता है। तो मैंने कई सारी जब मैं सर्विस में था, काफ़ी बिजी था राष्ट्रीय सुरक्षा में, बट एक ठेस सी थी, मैं जब भी पढ़ा विदेशियों के विद्वानों की लिखी किताबें, तो उन्होंने अपना विश्लेषण जो कि उनकी संस्कृति से बना हुआ था वो हम पे थोप दिया था कि आप ऐसे हो। एक एथनोसेंट्रिसिज्म एक वर्ड होता है, एथनोसेंट्रिक, जहाँ पर कि अंग्रेज का जो रहने का तरीका है वो चाहते हैं कि अगर किसी का वो तरीका है तो वो ठीक है, अगर कोई भी और तरीका है वो उनको स्वीकार नहीं था, तो उनको वहाँ तक लेके आना उनके तरीके के जैसे। और उसके बाद एक रिलेटिविज्म थ्योरी जो नई आई, उसमें ये था कि जो समाज है, हर समाज की कोई ना कोई अच्छाई है और उसको उसी तरह से पसंद किया जाना चाहिए जिस तरह से वो खुद अपने आप को खुश रखते हैं। तो मैंने डाइकोटोमी देखी कई सारी किताबों में, एक दो ने बहुत ही गलत भी लिखा था एरिया के बारे में। मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी में मेरी एक्सपर्टीज़ है, बट मैंने ये चैलेंज दिया। मैं JNU गया तो वहाँ प्रोफेसर से मिला, एक उन्होंने बोला कि आप बुक लिख नहीं सकते हो, यू हैव टू बी एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू काउंटर दोज पीपल हु हैव रिटन अबाउट जॉन सर्वाइवर। Then I decided, let me finish my tenure, and I did my PhD from Delhi. Took 4 years, 1.5 years in John Sar Babar. And after 4 years of research, 1.5 years field work, I have written my thesis and the book, which to my knowledge, it may not be the best book. This was an endeavor by a uniformed person to narrate what John Sar Babar is and how कि John Sar Babar के लोग दुनिया को अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हैं। वो एक अंदर की कहानी है जो कि अंदर का एंथ्रोपोलॉजिस्ट दुनिया को बता रहा है, जिसमें सत्यता है, जिसमें कोई भी जो बोलचाल की भावना है उसमें कोई भी विश्लेषण कर रहे हैं उसमें कोई चीज़ खोई नहीं है। तो एक सच्ची चीज़ वहाँ से आई है और एक बदलते समाज में कुरीतियाँ भी कैसे अंदर घुस गई है वो भी लिखा है। और पलायन के ऊपर भी मेरा शोध में बाद में मैंने वो दिया डिटेल में भी। जॉन सर से जौनपुर की तरफ आ रहा हूँ। अमित श्रीवास्तव जी, 2 दिशाएं, सही बात। जौनपुर आपका क्षेत्र है जहाँ आप बड़े होते हैं और जहाँ से आप आ रहे हैं। जौनपुर की अपनी परेशानियाँ भी हैं और जौनपुर बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना भी जाता है। 3 अपने उपन्यास लिखा, जब मैं 3 कह रहा हूँ तो 3 उपन्यास नहीं लिखे, 3 उन उपन्यास का नाम है 3। तो जो अपना 3 जो उपन्यास लिखा है इसमें 3 पीढ़ियाँ हैं और 3 पीढ़ियों का एक तरीके से आपस में संघर्ष है और अलग अलग चीज़ों को लेके नॉस्टैल्जिक भाव भी है। 80 का दशक का जाना, 90 के दशक का आना, यानी LPG रिफॉर्म्स जब हो रहे थे उस दौर की कहानियाँ इसमें आपने दर्ज की हैं। एक तरह का सवाल है कि बदलते हुए समय में हम कितना खुद को बदल रहे हैं और कितना हम आज को बचा पा रहे हैं, इस तरह का सवाल इसमें किए गए। जब हम आज के समय में रहकर 90 के दशक की कहानी पर काम कर रहे होते हैं, एक लेखक के तौर पर आप अपनी स्मृतियों को पकड़ रहे होते हैं या फिर आप आज के समय की दुर्दशा पर लिख रहे होते हैं पिछले समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके जहन से ओझल हो चुकी होती हैं, बहुत हल्की हल्की आपको धुंधली धुंधली याद जो है वो रह जाती है, फिर आप कथा बुनने लगते हैं। हो सकता है आप बुन भी रहे हों, ना भी बुन रहे हों। इन सब चीज़ों को लेके कैसे आपने इसकी प्रक्रिया पर काम किया था? दोनों बातें हैं जो आपने कही। जो आप ये कह रहे हैं कि क्या आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पिछली चीज़ों को याद कर रहे हैं, और क्या आपका ये उद्देश्य है कि जो वर्तमान में चीज़ें छीज रही हैं, समाज टूट रहा है, उस पर आप एक सटायर करें, एक कमेंट करें और रेफरेंस आप वहाँ का लें? तो मैं कहूँगा दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि किसी भी कृति की निर्मिति या किसी भी लेखक की जो भी कृति वो करता है उसमें स्मृतियाँ तो होती ही हैं, उसमें बिना स्मृति के कुछ होता नहीं है। और स्मृतियाँ बनती सिर्फ वो नहीं है जो हम जी रहे होते हैं, स्मृतियाँ उन चीज़ों से भी बनती हैं जो हम देख रहे होते हैं, जो अगला जी रहा है, जो अगला कर रहा है, या कुछ किताबें जो हम पढ़ रहे हैं, जो साहित्य पढ़ रहे हैं, जो सिनेमा देख रहे हैं, उससे भी हमारी स्मृतियाँ बनती हैं। तो स्मृतियों का होना सिर्फ स्मृतियों का होना नहीं है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और ये कोई सायास प्रयास नहीं था, मतलब ये कोई कोशिश नहीं की गई कि मैं उसमें एक सटायर करूं या एक कमेंट करूं कि ये चीज़ें छूट रही हैं, देखो इनको पकड़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ
कोई उद्देश्य लेके नहीं लिखी गई है ये किताब, या किसी को भी ऐसा उद्देश्य लेके लिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें, जो बदलाव स्वतः समाज में होते हैं, लेखक सिर्फ उनको देख सकता है, उनको बदल नहीं सकता। वो सिर्फ दिखा सकता है, उनमें कुछ चेंज नहीं ला सकता। तो चेंज लाने के लिए या कोई बदलाव करने के लिए या कोई आंदोलन करने के लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। बट हाँ, जो प्रक्रिया आपने कही वो यही थी, स्मृतियों को दर्ज करना था, क्योंकि वो बहुत गाढ़ी और बहुत जिसको कहते हैं व्यक्तित्व में समाई हुई थी। आज इसी वजह से इस तरह से आज है क्योंकि वो कल ऐसा था, तो वो कल जो जैसा था उसको उसी तरीके से दर्ज करने की कोशिश है। हाँ, ये ज़रूर है कि क्रिएटिव फ्रीडम, जो आप कह रहे थे कि आपने कुछ इसमें जोड़ा होगा, कुछ घटाया होगा, तो वो क्रिएटिव फ्रीडम जो होती है वो मैंने भी ली थी, वो कोई भी लेखक लेता है। तो इस तरीके से 3 लिखी गई। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत पर्सनल सवाल है, उस पर मैं आ रहा हूँ। उससे पहले एक बार रतूड़ी जी के पास आपसे एक सवाल करता हूँ। खाकी में स्थित प्रज्ञ, मैं इसी पर ज़्यादा बात करना भी चाहूँगा। आपके संस्मरण हैं, मतलब जिस समय आप सेवा में थे और किस किस तरीके से आपने अलग अलग सरकारों के रिजीम में जिस तरह से काम किया, वो सारी चीज़ें हैं। इसमें एक जिक्र है ऑपरेशन गुडविल का। ऑपरेशन गुडविल में सिखों का या आसपास के और लोगों का विश्वास जीतना उस दौर में, जिस दौर में ऑपरेशन गुडविल चल रहा था, कितना कठिन रहा होगा एक प्रशासक के तौर पर आपके लिए, जब समाज का विश्वास सत्ता से भी जा रहा है, जब समाज का विश्वास प्रशासन से भी जा रहा है। ऐसे में आप सारे समाज का विश्वास जीतते हैं और उस ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। बहुत ऑपरेशन गुडविल 1993 में पीलीभीत में चलाया गया था, जिस दौरान मैं वहाँ पुलिस अधीक्षक था। तो आप अवगत हैं, उस दौरान पंजाब में और पूरे तराई के क्षेत्र में आतंकवाद का दौर था। और वो एक दौर ऐसा था जब स्थानीय पुलिस के पास AK-47 नहीं थी और 303 की राइफलें थी, और टेररिस्ट के पास AK-47 थी। और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से एकदम मौके पर पुलिस नहीं जाती थी, क्योंकि बहुत सारी, अब आपको दर्जनों पुलिस वाले पीलीभीत में मर गए। 30 लोग एक घटना में उन्होंने पब्लिक के मारे, 13 एक घटना में मारे, 14 एक घटना में मारे। 2 DFO वहाँ होते थे, यहाँ फॉरेस्ट के अफसर बैठे हुए हैं, दोनों ने फॉरेस्ट छोड़ दिए। सारे जो रेस्ट हाउसेस फॉरेस्ट के थे, भीषण जंगलों में टेररिस्ट ने कैंप कर लिया, और लगभग 8-10 हज़ार फोर्स था वहाँ। लेकिन लगातार पुलिस एक तरीके से डिफेंसिव थी। उसमें परेशानी क्या थी कि पुलिस बाद में जाके सिखों जो झाले होते थे जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पर उसमें टाडा में बंद कर दिया जाता था, क्योंकि वो टेररिस्ट को हार्बरिंग के चार्ज में। अब वो जो आम जनमानस था सिखों का उस समय, उस क्षेत्र में कम से कम, वो एक तरफ आतंकवादियों के डर में, अगर जो उनको खाना नहीं देंगे, पर रात को नहीं रोकेंगे तो वो मार देंगे, और वो चले जाएंगे तो पुलिस वाले बंद कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग जेल में हार्बरिंग बंद, असली टेररिस्ट पकड़े नहीं गए थे। और एक पुलिस और आम जनमानस जो सिख समाज था, उसके बीच में बहुत बड़ी खाई थी। तो वो जो ऑपरेशन गुडविल था, वो प्रयास ये था कि जब तक समाज आपके साथ नहीं होगा, आप कभी भी सुरक्षा, जो आपके उद्देश्य हैं समाज के लिए, वो सफल नहीं होंगे। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब प्रयास किया गया था। यहाँ समय कम है, लेकिन वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें उनको ये विश्वास दिला दिया गया अंत तक कि जो कानून है, जो नैतिकता है, उसमें जो है वो ही होगा। एक भी चीज़ उसके अतिरिक्त नहीं होगी। कोई पकड़ लिया या सरेंडर हो गया, उसके साथ उसको छुआ नहीं जाएगा। केवल कानून चाहे तो उसको फांसी पे चढ़ा दे, उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। वो कन्विंस हो गए और बाद में सपोर्ट मिला और अभियान सफल हुआ। क्या बात है, एक बार तालियां रतूड़ी जी के लिए। रतूड़ी जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि समाज का साथ आना बहुत ज़रूरी है। वो जो इंक्लूसिविटी है ना, वो बहुत ज़रूरी है। जौनसारी भाषा, लोक कला,
या लोकगीत, तमाम चीज़ों को लेकर समाज कितना तैयार है, ये केवल जौनसारी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक मैं उन तमाम जनजातियों के विषय में बात कर रहा हूँ जिनकी इंक्लूसिविटी के लिए लगातार हम लोग या लगातार सरकारें या लगातार लोग काम करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। शायद देखने की दृष्टि में बदलाव आता है या अभी सोचते हैं कि तैयार नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से काम किया जाए? अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट दो तरीके से देखा जा सकता है। एक, मान लो कोई विदेशी है या देश में जो प्लेन्स में रह रहा है, उसके लिए डेवलपमेंट एरिया का कि रोड बना दो, उसकी अपनी वर्ल्ड व्यू है, उसका अपना कल्चर से जिस तरह से बड़ा हुआ है उस तरह से देखता है। दूसरा है डेवलपमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीपल हु आर स्टेइंग इन दोज रिमोट एरियाज। तो डेवलपमेंट में जो भी हो रहा है वो उसमें उनका सहभागी होना बहुत जरूरी है। जिस चीज़ को वो डेवलपमेंट विदाउट ट्राइंग टू चेंज द कल्चर, उनका उसमें भागीदारी होना बहुत ही जरूरी है। जो बात वो चाहते हैं कि उनमें प्रोग्रेस जो चाह रहे हैं, वो वाली चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए बजाय रोड बनाने के या कोई दुकान वहाँ बनाने के या कोई इस तरह का फैक्ट्रीज खोलने के जिसका कि उनके लिए कोई महत्व नहीं है। अगर कल्चर को बचाना है, उन लोगों के बीच में जाइए, उनसे पूछिए उनकी प्राथमिकता क्या है। वो प्राथमिकता जो प्लानर्स है एट स्टेट लेवल, it has to match with their this thing. They can't do any kind of development without the people who are affected by it, their views of development or their views of the progress as such. तो प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, अगर उसको संरक्षित रखना है। लोग नीचे क्यों आ रहे हैं? आप देखिए, मैं करीब 11 महीने उनके साथ रहा हूँ, जो पेस्टोरल्स है उनके छानियों में रुका हूँ, उनके साथ रहा हूँ। आई वॉन्टेड टू गेट द फील द वे दे फील and really carried all the things which they were carrying with them. It is then that in the real thing, a real wish of theirs comes out. It can't come out, ek din jaake meeting kar lo, and so it is a process where you have to allow them to grow on their own terms, and you have to, from outside, there should not be too much of interference. Otherwise, they will start getting attracted towards the culture which is there in the plains and miss out on the beautiful culture which is devoid of any kind of greed and this thing, and they are living beautifully, happily there. And we are spoiling it by trying to show the development model of the plains to them and not what they consider as a development. ठीक ठीक, थैंक यू। अमित जी, बहुत पर्सनल सा सवाल है। इस किताब के दूसरे तीसरे पन्ने पे आपने पिताजी के बारे में लिखा है, और किताब लिखते हुए आपने लिखा कि एक गांठ थी मन में, जाने क्यों ऐसा लगता था कि 3 की कहानी छपते ही पापा हमें छोड़कर चले जाएंगे, और ऐसा ही हुआ 11 दिन बाद। क्यों, मतलब ऐसी फीलिंग क्यों आ रही थी? वैसे तो किताब नरेटर की तरह से मैं बताना चाहूँ कि ये नरेटर ने ये किताब नरेट की है, बट कहानी तो हमारी ही है। और इस कहानी की धुरी भी पिताजी ही थे, क्योंकि ये एक रात में हमारी डिस्कशन हो रही है, मतलब मैं, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, यानी नरेटर के पिताजी और नरेटर के दादाजी, आप ये भी कह सकते हैं। तो उनकी एक रात में बातचीत हो रही है, और वो रात है जैसे Y2K वाला जो था वो वही रात है, 2000, हाँ, ठीक, सन 2000 की। हाँ। तो वो 3 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, और उसमें की फोकल पॉइंट जो है वो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि मैं उनसे लगातार उनको देख सकता था, काफ़ी लंबे समय तक उनको देख सकता था। दादाजी जो है वो बहुत छोटी उम्र में चले गए थे, तो आप देखेंगे कि इसमें पूरे कन्वर्सेशन में वो बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे बोलते थे। तो कुल मिलाकर के जो फोकस था वो पिताजी का ही था। और इसमें जो 3 पीढ़ियां हैं उसमें जो कल्चरल डिफरेंस दिखाया गया है वो एक 1930s 40s के आसपास की कुछ कहानियाँ हैं जो मेरे पिताजी का बचपन रहा होगा और दादाजी की जवानी का समय रहा होगा, कुछ 80s के आसपास की हैं और कुछ बाद की हैं 2000 के आसपास की, जो 3 समय इसमें आए हैं। तो इसमें जो बीच का पॉइंट बनता है वो पिताजी का ही है। और ये जो जब मैं ये इसको लिख रहा था, इनफैक्ट 2 किताबें मैं साथ साथ लिख रहा था, सिराज दिल जौनपुर और 3,
और जब मैं ये लिख रहा था तो उस समय पता नहीं क्यों, अब ये गांठ जैसा मैंने लिखा है बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही लिखा है जो मेरे मन में था, कि ये गांठ थी मेरे मन में कि अगर ये किताब बाहर आ गई तो शायद वो चले जाएंगे। और इस वजह से मैं इस किताब को पब्लिश नहीं करा रहा था, और प्रकाशक से लगातार बात हो रही थी। इस किताब की कवर डिज़ाइन होने में 4 महीने लगे हैं, क्योंकि मैं कम्प्लेसेंट था, मैं नहीं चाहता था कि वो छपे, मतलब वो बने, या मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से उत्साह नहीं था, क्योंकि वो एक गांठ थी कि वो अगर छप के सामने आ गई तो शायद पिताजी चले जाए। क्योंकि मेरी जैसा हम लोगों की पीढ़ियों में होता था, बहुत डायरेक्ट बातचीत हो नहीं पाती थी, मतलब एक कम्युनिकेशन गैप रहता था। सम्मान पूरा है, सब कुछ है, बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई आपका आइडियल है, लेकिन आप उसके साथ बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, बातचीत ऐसे नहीं होती है, वो बातचीत दूसरी तरीके से होती है। वो उनकी हम एक्शंस देखते हैं और हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो उस तरीके की बातचीत थी। बातचीत सामने सामने नहीं हो पाती थी, तो पता नहीं क्यों लगता था कि जैसे वो जब इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी कविताएं या मेरी किताबें या कहानियाँ जो कुछ भी है वो पढ़ते ज़रूर थे, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि ये अगर जो पढ़ेंगे तो फिर शायद वो रहेंगे नहीं, वो पढ़ नहीं पाएंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ। दिसंबर लास्ट 2024 में दिसंबर में फाइनल इसका प्रूफ पढ़ा गया, प्रूफ रीडर ने बताया कि ये फाइनल है, वो फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, कवर हो गया, और ये हुआ कि अब जनवरी में आ जाएगी। 11 जनवरी को पिताजी चले गए। तो ये गांठ थी मेरे मन में, तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनको बताया कि पता नहीं क्यों मैं इस बात को पचा नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अगर पचा नहीं पा रहे हो तो लिख दो। तो फिर ये पन्ना जो है लास्ट में जुड़ा है, मतलब ये किताब लिखने के बाद पब्लिश होने के लगभग पहले, मतलब एकदम से पहले ये किताब पन्ना जुड़ा। तो ये पब्लिक मतलब चूंकि आपने पर्सनल सवाल पूछ दिया इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज मैं इसको कभी नहीं कहता कि ये मैं हूँ, ये तो एक नरेटर है जो कहानी लिख पता लग ही जाता है वैसे भी पढ़ते हुए, मतलब पता लग चीजें जाता है। आप ऐसा, जैसे आपने बोला स्मृतियां है ना, बनती नहीं है, बन जाती हैं, और वो आसपास आप देख रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने जहन में ये सारी कहानियां हम लोग पाल के रखते ही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि जुड़ जाता है, और जब आप लिख रहे होते हैं तो वो उसके साथ एक तरीके से जुड़ती हुई चली जाती हैं। तो वो आप न रहकर भी आप होते ही हैं अपनी कहानियों में। और यहाँ तो जब पिताजी का आप जिक्र कर रहे हैं और उसी संबोधित करें तो पता जाता है। कवर भी बहुत सुंदर है, अगर आप कवर पर ध्यान देंगे तो एक हल्की सी पत्ती जो है दीवार में से निकल रही है, और दीवार पे एक प्लास्टर है, और वो जो प्लास्टर है वो हल्का सा मटमैला हो चुका है, पीले रंग का है, और कहीं पर नहीं है। तो आप इनको 3 पीढ़ियों के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं चाहें तो इसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। कैलेंडर उस पर बना हुआ है, कैलेंडर के अपने अर्थ हो सकते हैं, बहुत सारे अर्थ हैं, समय भी उसमें से एक है। अनिल जी एक मिनट हाँ, कमेंट कर दूं इसमें, चूँकि हमारे घर के लोग बैठे हुए हैं, तो कवर पेज जो है वो मेरी सिस्टर की छोटी बहन ने बनाया, सौम्या गुरुरानी ने बनाया। अरे वाह, और एक तारीख भी उसमें से गायब है, 1 2 3 4 5 तीन तारीख उसमें से गायब है, क्योंकि वो 3 जो है उपन्यास का नाम भी है और उसका कुछ और अर्थ भी होगा, बात करेंगे। अनिल जी, आप सर्विस में रहते हुए जब किताब लिखते हैं, एक तरह का दबाव रहता है, बहुत सारी घटनाएं चाहकर भी नहीं लिख पाते हैं। जब आप रिटायर हो जाते हैं तब किताब लिखते हैं, तब भी दबाव रहता है कि वो सारी बातें बाहर तो नहीं आ जाएंगी, फिर अलग तरीके के दबावों से आप गुजरते हैं। कितना तटस्थ रह पाए इस किताब को लिखते हुए कि मैं वो सारी बातों का जिक्र भी कर दूं जो करनी है, और वो सीमा रेखा भी बनी रहे कि मुझे वो क्रॉस नहीं करना है। ये सवाल इतना गहन है कि ये केवल पुस्तक लिखने के बारे में नहीं है, ये संभवतः पूरे जीवन को जीने का दर्शन है। ये कहाँ जो धागे हैं संसार के वो अनगिनत उलझा रहे, आपको स्वयं अपने विवेक से वो धागा पकड़ना है जो आपका विवेक कह रहा है सही दिशा में जा रहा है, और बार बार वो धागा छूटता रहेगा, और उस धागे को उन धागों में ढूंढते हुए उस धागे को पकड़ के बिना उलझे हुए निकलते जाना है। ये जीवन का सार है। लेखक उसी का एक भाग है और सेवा उसका एक बहुत छोटा भाग है। तो मैं ये कहूँ, आपने सवाल कहा तटस्थ, तटस्थ को देखने के 2 तरीके हैं, एक है नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक तो ये होगा कि वह कभी सही
जगह पे सही बात के लिए खड़ा ना हो पाए तो वो तटस्थ है। और सकारात्मक वो हो कि वो किसी व्यक्ति विशेष से कोई रंजिश, कोई हेट्रेड, कोई द्वेष ना रखते हुए एक अपने से ऊपर एक सिद्धांत के प्रति कमिट होकर सकारात्मक तरीके से सही दिशा में चलता जाए। तो तब चाहे आप आतंकवादी के विरुद्ध या किसी राजनेता के विरुद्ध या अपराधी के विरुद्ध एक सिद्धांत को अप्लाई कर रहे हैं तो व्यक्तिगत कोई बात नहीं है, तो वो भी एक तटस्थ है, लेकिन वो सकारात्मक तटस्थ है कि आपने स्थित प्रज्ञ हो गए, आप उस दिशा में जा रहे हैं आप। तो स्थित प्रज्ञा का जो अर्थ रखने में जो कारण था वो वही आदर्श है। तो जो मैं ये कहूँगा, मैंने जैसी नौकरी करी, ये धारणा है और कब कुछ हद तक लोगों के मन में भी है कि राजनीति और तमाम किस्म के द्वंद्व जीवन में आएंगे, नौकरी में आएंगे, आप पर दबाव डालेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे। दबाव तो जीवन का तो हमेशा रहेगा, जैसा मैंने कहा कांटे तो रहेंगे, लेकिन मुझ पर कभी ऐसा दबाव ना मैंने महसूस किया ना लिया, और मैंने लिखा भी वही जो मुझे लिखना था, जो मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण नहीं था, जो बेकार में मुद्दे को उलझाएगा और उससे कोई फायदा नहीं होगा, वो मैंने छांट दिया। इसलिए मुझे कोई द्वंद्व ना तब दिखाई दिया ना अब दिखाई दिया लिखते हुए। तो वो दबाव जो आप कह रहे हैं ना वो तब था ना अब है। द्वंद्व रहना तो अच्छी बात होती है अनिल जी, नहीं? द्वंद्व, देखिए द्वंद्व तो एक कहते हैं कि जो अगर जो आपने हीगल को पढ़ा होगा, मार्क्स को पढ़ा होगा, तो देयर इज ए डायलेक्टिकल मूवमेंट। द ह्यूमन कॉग्निशन, जिस तरीके से हम समझते हैं चीज़ों को, देयर इज एक कोई आइडिया है, उसका एक उसका एक एंटीथीसिस होगा, फिर थीसिस से फिर एंटीथीसिस से फिर दोबारा सिंथेसिस होगा, है ना? तो वो तो एक जीवन का सकारात्मक पार्ट है। लेकिन जो संभवतः जिस तरीके से आप सवाल कर रहे हैं वो नकारात्मक वाला पार्ट है। नहीं, कि क्या वो दबाव ऐसा था जिसने आपके अपने असलियत को बाहर आने से किसी तरह रोका? वो नहीं था। जी ठीक। एक बार तालियां अनिल रतूड़ी जी के लिए इस बात के लिए। हालांकि अच्छा ये होता है कि जितना अंदर का बाहर आ सकता है वो समय रहते आ जाना चाहिए। आपके केस में बहुत बार आया भी है। कुछ अंदर है ही नहीं, जो बाहर आना नहीं चाहिए, जो बाहर आना चाहिए वो नहीं आया। बहुत बढ़िया। जैसे इन्होंने बहुत खूबसूरत सर ने बात कही द्वंद्व को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, सकारात्मकता, नकारात्मकता, या फिर कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। आप जब बियॉन्ड पॉलीएंड्री लिख रहे थे, आप अपने आप को उस दृष्टि के साथ किस तरह से वहाँ लेकर गए थे? क्या आपने अपने आप को वहाँ पर त्यागा था कि नहीं, मैं जो हूँ अगर मैं इस तरह से काम करूँगा तो मुझे अपनाया नहीं जाएगा? और क्या ये भाव भी था मन में कि अगर मैं लिखूँगा तो शायद जो जनजाति है उसको लेकर जागरूकता आएगी? क्योंकि अगर आप इस भाव के साथ काम करेंगे तो दृष्टि अलग होगी, और अगर आप इस भाव के साथ काम करें कि मैं बाहर का आदमी हूँ, देखता हूँ मैं कैसे काम करूँगा, तो आप अलग करेंगे। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के तरीके से काम करेंगे तो आप केवल एकेडमिक काम कर पाएंगे। मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा आपने एंथ्रोपोलॉजी पे रिसर्च की हुई है, एंड गुड क्वेश्चन अगेन। देखिए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जब भी रिसर्च करता है उसको अपने आप को भूल जाना पड़ता है। उसकी पूरी दुनिया, जो रेस्पोंडेंट होते हैं, जो कि उत्तरदाता है, वो क्या चाहते हैं, उनको जो रिसर्चर है उसको एक उन्हीं में से बनना पड़ता है। जो वो लोग हैं उनको अपना बायसेस, मुझे हो सकता है कुछ चीज़ पता हो वहाँ की, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे वो बायसेस ख़त्म कर हर बार ये बोलना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। फिर आप नई चीज़ देख पाओगे, बारीकियाँ देख पाओगे। अच्छी बात ये थी कि मैं लैंग्वेज समझता था, तो मुझे जो सटलनेस है लैंग्वेज में, कि कई बार मजाक के तौर पर कुछ बोल रहे हैं, कहीं गंभीरता से ना ले लो, वो चीज़ें मैंने आई वॉज एबल टू टेक द सटल्टीज ऑफ द कल्चर, एंड उससे बड़ा फायदा होता है। जहाँ तक देखने की दृष्टि है, इट हैज़ टू बी ऑलवेज ऑफ द पीपल यू आर डूइंग रिसर्च ऑन। उनकी दृष्टि ही रिसर्चर की दृष्टि, वही मेरी दृष्टि थी। और मैंने निष्पक्ष तौर से कोशिश की है कि उनके वर्ल्ड व्यू को प्रेजेंट करूं,
और जिन लोगों ने, बाहर के लोगों ने जो रिसर्च की है, टू सम एक्सटेंट आई हैव बीन एबल टू थ्रो लाइट ऑन देम to say that what does the internal anthropologist feel about the culture which is so beautiful, because most of the people have written on polyandry. I have not left polyandry as such. polyandry भी उसमें cover किया है मैंने, लेकिन एक जो बड़ी अच्छी कल्चरल ब्यूटी है जॉन सार बाबर की, वो छुप गई है कहीं, बिकॉज एवरीबडी वांटेड ब्राउनी पॉइंट, द पॉलिएंड्री लिख दो तो किताबें अच्छी बिकेगी या कुछ होगी. मैंने आई हैव कवर्ड द कल्चर होलिस्टिकली, which brings out right from how ancient it is. If you see, recently we heard ये महाभारत से पहले का है जो वहाँ का कल्चर है. If you see, if I can take some time to explain why I say before महाभारत, मैंने काफ़ी बुक्स देखी. महाभारत में खर्ष एंड करच उनका वर्णन है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमें सुनने में मिला. अभी पॉलिएंड्री कहाँ से? महाभारत गॉट पॉलिएंड्री बिकॉज द पीपल स्टेइंग देयर, दे वर ऑलरेडी फॉलोइंग पॉलिएंड्रस कल्चर. अभी आप देखिए, जब पंचाला में द्रौपदी की शादी होती है, कैसे एग्री हो गए पंचाला वाले. उन्होंने बिल्कुल कोई सिम्बलेंस ऑफ प्रोटेस्ट नहीं था. उनके पापा ने जब बोला कि 5 लोगों से शादी नहीं होगी, द्रौपदी के पापा ने, तो युधिष्ठिर ने खड़ा होके ये बोला था कि ये तो यहाँ का कल्चर है, वी आर जस्ट फॉलोइंग द कल्चर विच इज देयर. दोबारा अगर आप देखेंगे, जब इनके जो दूसरे भाई थे कर्ण जब दुर्योधन से बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि देखो, एक वाइफ अगर 5 पतियों से शादी की है तो उसको कभी 5 भाइयों को भी अलग नहीं कर सकते, उस बीबी को भी अलग नहीं कर सकते हैं. दैट मीन्स Pandava knew about the culture prevalent there, and they were talking all these instances. There are many more which I brought out in my book. So ये culture है. और आज के दिन में भी there are 53 societies around the globe, other than Himalayan and this region, जो prevalent है, जहाँ पर polyandry अभी भी वो की जा रही है. That also is there in the. But the beauty of the culture, you need to go see the hard-working nature of the people, see how they coexist with the nature, see how the pastorals and agriculture, they have joined it together. अब हो क्या रहा है? Because of acculturation, संस्कृताइजेशन is the word which we call, वो लोग पेस्टोरल भी नहीं रह सकते हैं अगर एग्रीकल्चर ना हो. बिकॉज पेस्टोरल का जो भी गोबर वगैरह है वो चाहिए एग्रीकल्चर के लिए. अभी लोग नीचे आ रहे हैं तो पेस्टोरल कम हो रहे हैं. Naturally, agriculture will, and the free ration is not doing any good to the people there in all here area. They have, really stopped working the way they were working earlier, and I think we'll have to relook at it so that we continue to look at them from a different angle. And thank you. Thanks. समय बहुत कम है. एक सवाल और मैं करूँगा, वहाँ से मुझे इशारा भी आ रहा है. अमित जी, एक तो वही कैलेंडर पे 3 है नहीं, उपन्यास का नाम है 11 और 20 बड़े हल्के हल्के धुंधले हैं. दूसरा, भाषा शैली को ध्यान में रखते हुए किस तरह से काम किया था जब आप 3 पीढ़ियों के संवाद को ध्यान में रख रहे हैं, जिसमें आप आमची मुंबई जैसे शब्द भी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप भोजपुरी का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो क्षेत्र वही है, उसमें आप नई पीढ़ी के शब्द भी इस्तेमाल करेंगे और इसमें पुरानी पीढ़ी को ध्यान में भी रखेंगे. किस तरह से भाषा शैली को ध्यान में रखा था कि क्या आम जो युवा पीढ़ी है वो इसको पढ़ ले जाए, इस हिसाब से लिखनी है, या फिर पात्रों को ध्यान में रखते हुए? एक चीज़ ये, और दूसरा कैलेंडर वाला सवाल जल्दी से. कैलेंडर वाली बात तो वही है कि मतलब कितने एक्सप्रेसिव तरीके से जो इसका कंटेंट है वो सामने आ पाए. तो वो जो चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें विलुप्त प्राय हैं, जो थी अब नहीं हैं, जो अब हैं पहले नहीं थी, वो सारी चीज़ें कैसे एक्सप्रेसिव तरीके से कवर पेज पे आ जाए, वो कम से कम शब्दों में आ जाए. तो शब्द तो होते नहीं हैं चित्र में, लेकिन सबसे ज़्यादा बोलते हैं चित्र. तो इस तरीके से वो कवर डिज़ाइन किया गया. मेरा क्रिएशन नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया किसका है. और दूसरी बात जो आपने भाषा की भाषा को लेकर के थोड़ा सा मैं इस विचार का हूँ कि जिस तरीके का
इन्वायरमेंट है उस तरीके की भाषा होनी चाहिए। भाषा मेरी नहीं होनी चाहिए, भाषा उस पात्र की होनी चाहिए जो वो इस्तेमाल कर रहा है, जो वो बोल रहा है। तो मेरी पीढ़ी की भाषा अलग है और जनरेशन अल्फ़ा अब तो आ गई है, जेनजी, उनकी भाषा अलग है। तो अगर मैं जेनजी की भाषा में लिखूंगा, जेनजी कुछ है उसमें, अगर वो कुछ कह रहा है तो अपनी भाषा में ही कहेगा, मैं उसको अपनी तरीके से मोल्ड नहीं करूंगा। और यही बात विधा के साथ भी लागू होती है। विधा का मतलब ये हुआ कि अगर वो कहानी है तो वो कहानी की तरह से कही जाएगी, अगर मेरे ऊपर वो कविता की तरह से आ रही है तो मैं कविता की तरह से ही कहूँगा। और अगर वो मिक्स आ रहा है तो मेरे ऊपर आरोप ये लगता है, चूँकि आप हमारी पहली बातचीत हो रही है, मेरे ऊपर आरोप ये लगता है कि आप कहानी में कविता ले आते हैं, कविता में कहानी ले आते हैं, तो और आप क्यों क्लिष्ट क्यों बनाते हैं। तो वो मैं अपनी तरह से कोशिश नहीं करता बनाने की, क्योंकि वो ऐसे आता है इसलिए ऐसा करता हूँ। तो वो भाषा भी उस पात्र की वजह से ही ऐसी आती है। तो कई बार ऐसा, जैसे गहन अंधकारा जो उपन्यास था उसमें कुछ पुलिस वाले थे, अब पुलिस वाले गालियाँ तो देते ही हैं, तो फिर अगर वो नहीं आएंगे तो फिर वो ऑथेंटिक नहीं होगा। तो ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पात्र ऑथेंटिक लगे इस वजह से वैसी भाषा है। मेरी अपनी वैसी भाषा नहीं है, मेरी जो भाषा है वो अलग है। बहुत धन्यवाद। ये अच्छा लगा कि आप लोग मेरे जवाब पे भी ताली बजा रहे हैं। एक बार जोर से बजा दीजिए। अनिल जी, अंतिम सवाल इस सेशन का ले रहा हूं। मुलायम सिंह यादव के साथ आपके जिस तरह से विवाद सामने आए वो आपने बाकायदा अपनी किताब में लिखे भी हैं। इतनी छूट आपके पास थी कि आप इस तरह से स्टैंड ले सकें। पहली चीज़, कितना मुश्किल भरा वो फैसला रहा होगा जो आपने स्टैंड उस समय लिया, 1990 के दशक की बात है। एक तो ये। दूसरा, क्या अधिकारियों को ज़्यादा इस तरह के फैसले लेने में सक्षम होना चाहिए या फिर अपने काम जो उनको दिया जा रहा है वो करते रहना चाहिए? समाज की भलाई पहले या अपनी भलाई पहले? आदर्श की बात नहीं, व्यवहार की बात कर रहा हूं। मैं केवल ये कहूँगा कि मैंने क्या किया। आदर्श और क्या किसको करना चाहिए इसके बारे में मेरे ख्याल से ना मेरा ये मंच है, ना मेरा पास मैं क्वालिफाइड हूँ कहने के लिए। मैं ये कहूँगा कि मैंने जो किया, जिस भी संदर्भ में या जो भी परिवेश रहा होगा, हाँ कुछ नाम भी लिए, मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। और आपने ये कहा कि अधिकारियों को क्या सक्षम बनाया जाता है या उनको कितना एम्पावर किया जाता है अपने निर्णय, सही निर्णय लेने के लिए। मेरे ख्याल से कोई आपको एम्पावर नहीं करेगा, या करेगा तो बहुत अच्छी बात है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को कितना एम्पावर करते हैं। और उसका सबसे बड़ी मेरे ख्याल से चुनौती ये है कि आप अगर जो किसी चीज़ के लिए कन्विंस्ड हैं तो वो आपको नैतिक दृष्टि, दो तीन चीज़ें हैं। द थिंग शुड बी एथिकल। It should have, if certain people are people of faith, then of course it should have moral aspect in it. And most important, which is the practical domain, that it should be legal. If these three tenets are there, and if you are convinced about that, then there is no choice. There is no choice. And if the conviction is strong, अगर जो आप उसके प्रति बिल्कुल समर्पित हैं, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। निर्णय जो हमारा जो दर्शन भी है उसमें कर्म जो है, कर्म की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उससे जो चीज़ें निकलती हैं, उससे भगवान देव जो हैं वो भी नहीं बचे हुए हमारे संसार में। हमारा जो दर्शन है वो कुछ एक प्रकार से वो नियति है। तो आपके पास चॉइस केवल आपकी अपनी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग की है, और उसके रास्ते पर चलकर जो उस कर्म से निकलेगा उसको फेस करने का मादा आप में होना चाहिए। उसमें कोई आपको किसी और से एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है। और जो भी कठिन हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। कोई जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। अगर जो कोई जिम्मेदार है, कुछ हद तक आपका कर्म है, और कुछ हद तक जो एक n नंबर ऑफ इम्पॉन्डरेबल्स जो जुड़ेंगे उसके साथ, योग संयोग जो भी कहिए, वो उसके लिए है।
तो मेरे ख्याल से जो आपका सवाल है उसमें मुझे कोई कठिनाई नहीं थी। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा पॉइंट है जहाँ पर इस सेशन को हम ख़त्म कर सकते हैं कि आप अपना निर्णय लीजिए। अगर कन्विक्शन है, उसके परिणाम होंगे, जैसे होंगे वो आपके निर्णय के लिए हुए हैं। कम से कम आप इस बात से संतुष्ट रहेंगे कि आपने जो किया वो अपने तय और दूसरे के लिए, वो बेहतरी के लिए किया। तो आप रात में जब सोएंगे तो आप जागेंगे नहीं, उस चैन की नींद के साथ सोएंगे कि मैंने एक अच्छा काम किया और मैंने कोई किसी के खिलाफ जाकर अगर किया भी तो वो समाज के और अपने और सबके लिए हित में था। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जहाँ पर हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं और ये सीख हमको लेकर जानी भी चाहिए। जी, कुछ सवाल है आपका? एक तो छोटा सा जो सर ने कृपाराम जी ने कहा, उसमें एक महाभारत में एक संवाद युद्ध शुरू होने से पहले कुंती और कर्ण का भी है, जिसमें कुंती ये लॉजिक भी देती है कि अगर तुम इधर लौट आओगे तो द्रौपदी तुम्हारी भी पत्नी उसी तरह से रहेगी। समर्थन या विरोध की बात नहीं, चूंकि आपने उस तथ्य के तौर पर प्रस्तुत किया। और इवन भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि जो अपमान तुम्हारा द्रौपदी ने किया है, अगर तुम अपने भाइयों के साथ लौट आते हो तो वही समान अधिकार तुम्हारे रहेंगे और तुम ही सबसे श्रेष्ठ रहोगे। तो यानी कि भगवान कृष्ण और कुंती भी एंडोर्स कर रहे हैं उस चीज को जो आपने उठाई। और एक छोटी बात सर के संदर्भ में, रतुड़ी सर के संदर्भ में, कि सर बहुत बचते बचते लिखते हैं। तो अब वो ऐसा एज ए पार्ट, मतलब एज ए रीडर, एज ए पाठक मुझे लगता है। और ये आपने जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, सर ने वहाँ उन राजनेता का नाम भी चेंज कर दिया अपनी पहले वाले उपन्यास में। तो सवाल ये है कि सर आपके पास जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल बॉसेस के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है, वो आपकी अगली किताब में आएगा या आगे भी आप इसी तरह से बच्चे चलेंगे? इसमें है नाम, बाकायदा इसमें नाम लिखे हुए हैं। नहीं, नाम इसमें नाम है। हाँ संदर्भ के तौर पे नाम हाँ, संदर्भ, वो संदर्भ के तौर, हाँ ठीक बात है। हाँ हाँ, मैं दरअसल स्थित प्रज्ञ पर सवाल कर रहा था। आप जो कर रहे हैं आप दूसरे संदर्भ में बात कर रहे हैं। हाँ। नहीं, वो मैं उनके दोनों सवाल समझ गया और मैं आपके इस व्यू का, इस विचार का सम्मान करता हूँ कि मैं एक डरपोक लेखक हूँ। लेकिन मैं उस व्यू से, उस विचार से कतई सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये भी दूसरा उसका जो कोडसिल है उसमें जुड़ी हुई वो ये है। मेरा केवल मकसद कहने का ये है कि मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या मैसेज देना है, मेरे सामने केवल वो है। मुझे उस मैसेज को देने में बहुत सारे दीगर चीज़ों में उलझने से कोई फायदा नहीं दिखता। और जहाँ तक बात है कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो है मेरा, वो ऐसा है कि आप किसी को तालाब में सिखा सकते हैं तैरना, आप किसी को सी बीच पर जाकर समुद्र के किनारे तैरना सिखा सकते हैं, लेकिन विशाल समुद्र में जब तैरना पड़ेगा तो उसको पार आना, डूबना, निकल जाना, ये उसको स्वयं करना पड़ेगा। ये उसका अपना कर्म है, उसकी अपनी जिजीविषा है, उसकी अपनी एकाग्रता है और उसकी अपनी इच्छा शक्ति है, उसके सिद्धांत है और उसका मॉरल कंपस है। ये मैं नहीं दे सकता उनको। बचकर तो लिखने का मतलब ऐसा माफी चाहूंगी, समय हाँ। की पाबंदी है और ये सत्र हमें यहीं पर रोकना होगा। जी। अरे इसको कहाँ ले जा रहे हैं आप? किस दिशा में? मेरा प्रश्न नहीं है, 3 उपन्यास की प्रशंसा है जी। इसका नाम 3 है और आपने कैलेंडर की बात की थी। ये कैलेंडर समय है। उपन्यासकार ने इतनी चतुराई से समय को साथ लिया है जी। कि वो दादा की बात करता है, वो समय को लेता है, पिता की बात करता है तो समय को लेता है, और अपनी बात करता है तो भी समय को लेता है, जी। और जिन तथ्यों को ले रहा है उसका पूरा इतिहास भी ले रहा है। यानी वो आपको अज्ञानी समझे बैठा है कि आपको समय के बारे में ये जानकारी बहुत अच्छी बात है। जो समय है उस समय का पूरा इतिहास हमारे सामने है और 3 उपन्यास की मैं घोर प्रशंसा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाहर ले लेंगे सर। ये बहुत बढ़िया एक मंच रहा इस सेंस में कि हमने 3 विभिन्न चीजें एक साथ देखी। जी। पहली जो पारिवारिक, मैंने किताब नहीं पढ़ी, जी। टू बी वेरी फ्रैंक, तीनों में से कोई सी भी नहीं पढ़ी। जी। लेकिन पहली जो पूरे परिवार पे केंद्रित है। बिल्कुल। दूसरी जो पूरे एक इंस्टीट्यूशन पे, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन पे केंद्रित है। करेक्ट। कि उसको किस तरीके से जिया जाता है, किस तरीके
जी। इसमें पूरे समाज के परिदृश्य को सामने लाने का प्रयास किया गया। इससे बढ़िया मंच नहीं हो सकता, इससे बढ़िया। वाह, चलिए यहीं पर इसको समाप्त बहुत करते हैं। बहुत शुक्रिया। सर एकदम समय नहीं है, वहाँ पर थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक यू, वैल्यू वर्ड्स। जी की बात पे या आपके प्रश्न पे मैं मुझे थोड़ा सा आपत्ति हो रही थी। जौनसा एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ कोई पलायन नहीं है, वहाँ पर सारे स्वाभिमान है, उनका अपना रोजगार है,